Hello everyone. Today we will discuss History Chapter First, The Rise of Nationalism in Europe. देखिए इस चैप्टर को हम लोग पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए कि नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है। नेशनलिज्म का मतलब ये होता है देश के प्रति प्यार, देश के प्रति सम्मान, नेशनलिज्म का मतलब होता है। अब देखिए इस चैप्टर में 6 टॉपिक कवर करना है और हम लोग एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। देखिए इस चैप्टर के टॉपिक्स में सबसे पहला टॉपिक आता है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। दूसरा टॉपिक है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तीसरा है द एज ऑफ रेवोल्यूशन 1838 टू 1848। चौथा है आपका यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इटली एंड ब्रिटेन। पांचवा आपका है विजुअलाइजिंग द नेशन और छठा है नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। अब देखिए सबसे पहले अब हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ क्यों था। देखिए फ्रेंच रेवोल्यूशन सबसे पहले 14 जुलाई 1789 को स्टार्ट हुआ, जो ये पहला एक्सप्रेशन नेशनलिज्म का देखा गया पूरे यूरोप में। अब हुआ क्या कि उस समय जो है फ्रांस में राजा महाराजा का शासन हुआ करता था, जिसके वजह से कॉमन पीपल को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन झेलना पड़ता था। इस वजह से वहाँ के जितने कॉमन पीपल्स थे उन्होंने डिमांड रखा कि यहाँ पे रिपब्लिकन गवर्नमेंट होगी। तो उसके रिलेटेड ये सब कुछ स्टेप्स लिए, जिसका पहला स्टेप्स है पावर ट्रांसफ़र फ्रॉम मोनार्क टू कॉमन पीपल। अब देखिए पावर ट्रांसफ़र फ्रॉम मोनार्क टू कॉमन पीपल का मतलब ये है कि जो राजा महाराजाओं के पास जो रूल्स रेगुलेशन या जो पावर्स होते थे, अब उनसे हटाकर कॉमन पीपल को भी दिया गया। इट मीन्स मतलब पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया अपर लेवल से लोअर लेवल तक। दूसरा है न्यू नेशनल एंथम कंपोज्ड एंड ओथ टेकन। मतलब एक उसके बाद से क्या हुआ, एक नया नेशनल एंथम बना। उसके बाद से लोगों ने शपथ ग्रहण किया कि हम लोग एक साथ रहेंगे और देश के प्रति सम्मान करेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। तीसरा है फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली। अब देखिए जो कॉमन पीपल थे उन्होंने न्यू नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन किया। आप लोग 9th में भी पढ़े होंगे फॉर्मेशन ऑफ न्यू असेंबली, जैसे जैकोबिन क्लब्स हुआ करता था, जिसमें फर्स्ट स्टेट्स, सेकंड स्टेट्स, थर्ड स्टेट्स के लोग हुआ करते थे और इन्हीं लोगों के मदद से एक नई असेंबली बनवाई गई जिसका नाम फॉर्मेशन ऑफ न्यू असेंबली था। इसमें वह लोग आते थे जो पुअर होते थे, जो पीजेंट्स होते थे, जो आर्टिस्ट होते थे, जो शू मेकर्स होते थे, ये लोग इस न्यू असेंबली में आते थे। ओके, उसके बाद क्या हुआ कि फ्रेंच जो है फ्रेंच लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। पांचवा पॉइंट्स ये बनाया गया कि सबके लिए नियम कानून इक्वल कर दिया गया। जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ यूनिफॉर्म लॉज का मतलब ये हुआ कि कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, जो भी नियम कानून बनेंगे सबके लिए इक्वल बनेंगे। छठा पॉइंट एबोलिशन ऑफ इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़, मतलब जो भी टैक्सेस लगते थे अब उस टैक्सेस को क्या किया गया, बंद कर दिया गया। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट किस तरीके से फ्रांस में आया और किस वजह से डेमोक्रेसी को हटाया। अब हुआ क्या कि फ्रांस में रिपब्लिकन गवर्नमेंट हुई और कुछ स्टेप्स लिए गए। लेने के बाद हुआ क्या कि अब वहाँ के लोगों के अंदर हर्षोल्लास के साथ वो लोग खुशी मनाने लगे। उन लोगों को ये लगा कि हमारे द्वारा की गई चीज़ों को वहाँ की सरकार एक्सेप्ट की, वहाँ की गवर्नमेंट एक्सेप्ट की। ये सब खुशी आपस में ये लोग बांट रहे थे, तभी नेपोलियन बोनापार्ट आया। ये एक मिलिट्री ऑफिसर था और उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे जो डेमोक्रेसी था उसको हटाकर फिर से मोनार्की ला दिया। अब देखिए ये 1799 से लेकर 1815 तक नेपोलियन बोनापार्ट का शासन हुआ और इन्होंने फिर से मोनार्की को रीइस्टेब्लिश कर दिया। अब देखिए जब ये आए तो इन्होंने एक अपना कोड लाया जिसको सिविल कोड और नेपोलिक कोड के नाम से जानते हैं।
अब देखिए इस कोड में क्या पॉजिटिविटी थी, ये कोड आया तो क्या वहाँ के लोगों के लिए फ़ायदेमंद हुआ, आइए उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए सिविल कोड 1804 में आया और जिसका सबसे पहला पॉइंट्स आता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब नियम कानून जो भी बनेंगे वो सबके लिए क्या होंगे, बराबर होंगे। दूसरी बात राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी का मतलब ये हुआ कि जो जिसका मतलब जिसका जो प्रॉपर्टी है वो उसी का रहेगा, किसी दूसरे का नहीं होगा। उसके बाद से एबोलिशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम, एबोलिशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम का मतलब ये हुआ कि पहले होता क्या था फ्रांस में कि छोटे छोटे जो किसान हुआ करते थे वो खेती, बड़े लोगों की खेती करते थे, तो उस पे क्या होता था, जो बड़े लोग हुआ करते थे या जो बिजनेसमैन कहा जाए या जिसकी खेती लोग करते थे वो उनका 50% ले लेते थे एज अ टैक्स, जिसके वजह से क्या होता था जो किसान उनकी खेती करते थे उनको कोई प्रॉफिट नहीं मिल पाता था और गवर्नमेंट भी टैक्सेस ले लेती थी, जिसके वजह से क्या हुआ कि वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुआ और ये नेपोलियन बोनापार्ट ने इस चीज़ों को ख़त्म किया अपने सिविल कोड के माध्यम से। समझ में आया? अब देखिए चौथा पॉइंट्स ये आया कि गिल्ड रेस्ट्रिक्शन वेयर रिमूव्ड, मतलब कि गिल्ड रेस्ट्रिक्शन कहा जाए कि जो छोटे मोटे व्यापारी थे अब कहीं पे भी जाके व्यापार कर सकते हैं, कोई इशूज़ नहीं है। ठीक है। पांचवा पॉइंट्स ये आया कि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वेयर इम्प्रूव्ड। जब नेपोलियन बोनापार्ट आया उस समय क्या हुआ कि ट्रांसपोर्टेशन कहा जाए, ट्रेड और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ जैसे ये चीज़ न्यू डेवलप हुई और इस पे ज़्यादा काम किया गया। अब देखिए नेपोलियन बोनापार्ट बहुत सारे अच्छे भी काम किए और बहुत सारे बुरे भी काम किए। उसके नेपोली कोड में बहुत अच्छाई भी दिखी और बुराई भी दिखी। अब देखिए उसके ड्रॉबैक्स क्या थे नेपोलियन बोनापार्ट के। सबसे पहले उसने क्या किया कि टैक्स इंक्रीज़ कर दिया। दूसरा सेंसरशिप वेयर इम्पोज्ड, सेंसरशिप वेयर इम्पोज्ड का मतलब ये हुआ कि जो लोग भी उसके प्रति आवाज़ उठाते थे तो उनके प्रति ये क्या करता था, बहुत ज़्यादा कड़ी से कड़ी सज़ा देता था। इसलिए सारे लोग इसके प्रति डरते थे, ये नहीं सोचते थे कि नेपोलियन बोनापार्ट जो भी रूल्स रेगुलेशन लगाया है उसके अगेंस्ट खड़े हों। इस तरीके के लोग जो करते थे, अगेंस्ट में आते थे, उनको ये क्या करता था, अपने रूल्स रेगुलेशन के तहत उनको मरवा देता था। और तीसरी बात सबसे बड़ी ड्रॉबैक्स ये थी कि ये ज़बरदस्ती लोगों को फ्रेंच आर्मीज़ ज्वाइन करना कंपलसरी कर देता था। मतलब जो व्यक्ति चाहे और ना चाहे, इससे डिपेंड नहीं करता है, उसके शासन में सबको आर्मी ज्वाइन कंपलसरी हो जाता था। ये हम लोग हिस्ट्री के पहले टॉपिक का पूरा एक्सप्लेनेशन देखें, आगे हम लोग न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।